हेलो फ्रेंड्स, आज स्टार्ट करते हैं गेट 2021 के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन सॉल्व करना। इस सीरीज में हम नेटवर्क के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, नेटवर्क सर्किट के। तो ये गेट का पेपर लिया है जो आईआईटी बॉम्बे ने कंडक्ट कराया था 2021 में। इसमें हम इलेक्ट्रिकल के नेटवर्क सर्किट के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वन बाय वन, और उसको वेरी करके भी देखेंगे कि क्वेश्चन और कैसे उसमें पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हमें ये पहला क्वेश्चन मिला 1 मार्क्स का है, क्वेश्चन नंबर 4। आप इसको सॉल्व खुद भी करेंगे, अगर मेरे साथ साथ सॉल्व करेंगे तो वीडियो पॉज करके जरूर इसको सॉल्व करिए, खुद अटेम्प्ट करिएगा, फिर इसके सॉल्यूशन को देखिएगा, तो आपकी लर्निंग ज़्यादा अच्छी होगी। ठीक है, आई होप अपने मन से आपने सॉल्व किया होगा। अब मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। तो ये क्वेश्चन में ये कह रहा है कि फॉर द नेटवर्क शोन द इक्वलेंट थेवेनिन वोल्टेज एंड थेवेनिन इम्पीडेंस एज सीन अक्रॉस ए बी टर्मिनल। आपको यहाँ के लिए थेवेनिन रेजिस्टेंस एंड थेवेनिन वोल्टेज बताना है। ओके, तो सबसे पहले हम थेवेनिन इसका वोल्टेज देख लेते हैं। तो वोल्टेज देखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ओपन सर्किट, अगर यहाँ कोई लोड दिया होता तो ओपन सर्किट कर देते, लेकिन यहाँ ओपन सर्किट ऑलरेडी दे दिया है। तो ओपन सर्किट करने के बाद ये 5 एम्पियर, आप देखेंगे दिस 5 एम्पियर विच इज इंडिपेंडेंट सोर्स, वो डिपेंड किसी पे नहीं कर रहा है, और ये ब्रांच तो ओपन है। तो I1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सीधे दिख रही है 5 एम्पियर, क्योंकि ये करंट जो भी होगी केवल यहीं से फ्लो करेगी, यहाँ से कोई करंट नहीं फ्लो करेगी। जब 5 एम्पियर करंट यहाँ फ्लो कर रही है तो यहाँ का वोल्टेज कितना होगा, दिस वोल्टेज विल बी 5 इंटू 10, मतलब सिंपल यहाँ का वोल्टेज हो गया 50 वोल्ट, सिंपल। ठीक है, ये एकदम क्लियर होना चाहिए कि यहाँ का, अगर मैं इसको ग्राउंड लूँ, यहाँ का वोल्टेज कितना आ जाएगा, दिस विल बी 50 वोल्ट। अब यहाँ पे कुछ करंट तो फ्लो कर नहीं रही है, तो यहाँ पे ड्रॉप कितना होगा, इस पॉइंट पर रेजिस्टेंस ड्रॉप 0 वोल्ट होगा, यहाँ पे कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। बट ये एक करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है जिसकी वैल्यू एक करंट पे डिपेंड करी है जो कि I1 है। तो I1 की वैल्यू 5 एम्पियर आई है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस वैल्यू इज 15 वोल्ट। जब ये 15 वोल्ट हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि 50, अब यहाँ का वोल्टेज कितना है, दिस प्लस एंड दिस माइनस, तो आप KVL लगाओ, दिस वैल्यू 50 50, और ये देखो प्लस सीधा रहे तो 50 प्लस 15 दैट इज 65, और यहाँ तो कोई वोल्टेज नहीं है, यहाँ का वोल्टेज कितना है 65 वोल्ट, यानी कि दिस इज द VAB थेवेनिन वोल्टेज। तो 65 हमारा वोल्टेज आएगा। तो 65 आप देख लीजिए, एक ही ऑप्शन में, वैसे ये ऑप्शन सही है, लेकिन हम 15 ओम जो है रेजिस्टेंस को भी वेरीफाई करते हैं कि थेवेनिन रेजिस्टेंस कितना होता है। तो अगर आपने पढ़ा हो कि थेवेनिन रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, तो उसमें थेवेनिन रेजिस्टेंस जब भी आप निकालते हो तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि सर्किट में क्या इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं, इंडिपेंडेंट सोर्स है या नहीं है। अगर यहाँ पे आंसर आपको मिलता है यस है, या मिलता है नो, तो क्या करते हैं, अगर मिलता है कि हाँ इंडिपेंडेंट सोर्सेज है, तो आप क्या कर देते हो कि अगर वो करंट सोर्स है तो उसको क्या करते हैं, आप ओपन सर्किट करते हैं। वोल्टेज सोर्स है तो उसको शॉर्ट सर्किट करते हैं। अगर इंडिपेंडेंट नहीं है तो, इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं है तो क्या होगा, डिपेंडेंट सोर्स होगा। डिपेंडेंट सोर्स के केस में आप क्या करते हो, डिपेंडेंट सोर्स है तो आप क्या करते हो, इसको यहाँ पे क्या करते हो, जो भी टर्मिनल है, जैसे VAB आपको दिया है, जैसे VAB नहीं, AB टर्मिनल आपको गिवन है, वहाँ पे एक टेस्ट वोल्टेज लगाते हैं। AB टर्मिनल पे अप्लाई ए टेस्ट वोल्टेज। ठीक है, तो कैसे करते हैं, यहाँ पे दोनों चीज़ हम करके देखेंगे। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में एक ही हमारा क्या है, डिपेंडेंट सोर्स है, वोल्टेज डिपेंडेंट सोर्स है, मतलब करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, और एक जो सोर्स है वो इंडिपेंडेंट है, किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, कांस्टेंट वैल्यू है ये। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसे सर्किट में आपको थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालने के लिए आप क्या करते हो, सबसे पहले क्या करते हो, यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स लगाओगे, कोई भी एक वोल्टेज सोर्स लगा लो जिसकी वैल्यू V ले लो, और जितने भी इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं इसमें जो किसी पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं, उनको ओपन कर दो या शॉर्ट सर्किट कर दो। मतलब करंट सोर्स है तो इसको ओपन सर्किट, वोल्टेज सोर्स है तो शॉर्ट सर्किट। यहाँ पे क्या है, हमारा करंट सोर्स है तो इसको हम क्या कर देंगे, ओपन सर्किट। कैसे सर्किट बनेगी अलग से बना लेते हैं। सर्किट आपकी ऐसी बन जाएगी, यहाँ एक रेजिस्टेंस आ जाएगा, ये ओपन हो गया। ठीक है, इस ब्रांच में जो करंट फ्लो कर रही है उसकी I1 वैल्यू है, यहाँ से एक वोल्टेज सोर्स है जो कि ये प्लस और माइनस है, जिसकी वैल्यू 3I1 है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है जो 2 ओम है, और यहाँ पे एक हमने टेस्ट वोल्टेज लगाया हुआ है जिसकी वैल्यू हमने ली थी V। ठीक है, एक टेस्ट वोल्टेज हमने ऐसे लगाया हुआ।
अब यहाँ तक एकदम क्लियर हो गया और ये ब्रांच ऐसे कनेक्टेड है, ठीक है। ये जो वोल्टेज सोर्स है V, ये कुछ करंट सप्लाई करेगा I, और इस केस में RTH क्या हो जाएगा, सिंपल, जो हम वोल्टेज लगा रहे हैं और डिवाइड बाई जो करंट ये सप्लाई कर रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, RTH। तो अब आपके पास ये सर्किट है, आप इसको सॉल्व करके देख लीजिए। तो आप KVL लगाइए सिंपल यहाँ पे। KVL लगाने के बाद क्या आ जाएगा, बाई KVL वी कैन से कि V माइनस 2I माइनस 3I1, इसकी वैल्यू कितनी थी, 10 थी ना, माइनस 10I1 इक्वल्स टू 0। सो V माइनस 2I, और ये वाली कितनी, माइनस 13I1 इक्वल्स टू 0। अब इस सर्किट में ध्यान से देखिए, ये जो करंट I है, कैपिटल करंट I लिया हुआ है, वही क्या है, I1 के बराबर है ना। आप इसे देखो, ये करंट यहाँ से जा रही है, वही I1 बन रही है, तो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सिंपल I1। तो आप यहाँ पे V माइनस I को जब I1 रखोगे तो क्या, सिंपल 15I हो जाएगा, दिस इज 0। सो ये V बाई I कितना हो जाएगा, 15 ओम, ठीक है। तो आप देखो बी ऑप्शन मैच कर जाएगा। तो ये एक तरीका होता है जहाँ पे आपको किसी भी सर्किट में जब डिपेंडेंट सोर्स दिए गए हैं तो उसमें RTH कैसे निकालते हैं, ये आपका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये एकदम क्लियर आपको होना चाहिए कब कैसे निकालें, क्योंकि एग्जाम में बैठ के आपको सोचना नहीं है, ये क्वेश्चन आया तुरंत शुरू किया तुरंत निकाल दिया, ठीक है। ओके आगे बढ़ें, ओके ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। So control measurement, and now this is the electrical circuit question। इलेक्ट्रिकल सर्किट आपका है, क्वेश्चन ये कह रहा है, इन द गिवन सर्किट द वैल्यू ऑफ C कैपेसिटर C दैट मेक करंट I इक्वल्स टू 0। I कहाँ पे दिया है, I ये है, तो C आपको बताना है कितनी वैल्यू मैं पुट करूँ कि हमारा जो I हो वो 0 हो जाए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको इस करंट को 0 करना है, इस करंट को क्या करना है, 0 करना है। अब यहाँ से इस पॉइंट पर आप KCL लगाओगे तो आप मान लोगे कि ये करंट और ये करंट, लेट्स सपोज दिस इज I1 एंड दिस इज I2, ठीक है। अब आपको AC सर्किट दिया हुआ है, ये सब AC सर्किट है ना, एक AC सोर्स लगाया है, 5 किलो रेडियन पर सेकेंड का इंडक्टेंस है, कैपेसिटेंस है, ये सर्किट है। तो उसमें फेजर में चीज़ें बात होती हैं, ये यहाँ पर DC वैल्यू नहीं चलती, फेजर में बात होती है। तो अगर I1 है तो आप उसको I1 वेक्टर लिखोगे और I2 वेक्टर लिखोगे। तो बेसिकली क्या है, इस पॉइंट पर अगर ए पॉइंट पे KCL लगाओगे आप तो क्या पाओगे कि I1 वेक्टर मस्ट बी इक्वल्स टू I2 वेक्टर, ऐसा होना चाहिए, मतलब इक्वल होने चाहिए और अपोजिट होने चाहिए, तभी क्या होगा, ये करंट 0 होगा, ऐसा ही होगा ना। आप इसको प्रॉपर अगर इक्वेशन लिखोगे KCL से, अगर इसको प्रॉपर आप KCL इक्वेशन लिखो तो क्या लिखोगे, I जो वेक्टर है, I करंट जो आ रही है वो क्या है, I1 प्लस I2 वेक्टर, और इसी को आपने 0 कर दिया तो आपको ये चीज़ मिल जाएगी, मैंने वो डायरेक्ट लिख दिया था। तो बेसिकली आपको ये क्या करना है, आपको ये चीज़ 0 करनी है। तो अगर आपको ये 0 करना है तो आप क्या करोगे, क्योंकि देखो ये दोनों चीज़ें जो है ना पैरेलल में कनेक्टेड है, तो दोनों एलिमेंट जो है उसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो सेम होगा, वोल्टेज का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा, जो एंगल होगा वो सेम होगा। तो हम मान लेते हैं कि कोई एक वोल्टेज होगा दोनों के क्रॉस, जिसको हम ले लेते हैं V, और कुछ कुछ एंगल पे होगा, लेट सपोज कोई भी एंगल हो सकता है, ठीक है। अब इसमें I2 जो फ्लो कर रहा है, जो I2 ये करंट जो नीचे जा रही है वो I2 मैंने लिया हुआ है, तो I2 कैसे आएगा, वोल्टेज है और इंडक्टर है। अब इसको थोड़ा मैं और आपको जूम करके दिखाता हूँ, इसको हटा के मैंने I2 करंट इसको लिया है, ठीक है, दिस इज I2। ये वोल्टेज इसके क्रॉस जो भी वोल्टेज होगा उससे ये करंट I2 जो होगी वो लैग करेगी, क्योंकि ये इंडक्टर है ना, इंडक्टर से करंट क्या होती है, वोल्टेज को लैग करती है, कहाँ कितना, 90 डिग्री। तो ये करंट ऐसे लैग करेगी एंड दैट विल बी I2, और I2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सम V डिवाइड बाई 5J। जे ऑब्वियस देखो ऊपर जाएगा तो माइनस J आ जाएगा, 90 डिग्री से लैग करेगी। सिमिलरली आपका जो इसमें करंट होगा, इस पॉइंट पे करंट होगा जिसको मैंने लिया है I1, ये करंट क्या करेगी, ये करंट क्या करेगी, आपको क्या करना है, दोनों को इक्वल करना है, आप इस चीज़ को दिमाग में रखिए। I2 को क्या करना है, I1 को अपोजिट और उसके इक्वल मैग्नीट्यूड का बनाना पड़ेगा। तो यहाँ से
आपको जो पॉइंट निकलता है, एक अपोजिट डायरेक्शन एंड इक्वल मैग्नीट्यूड, ये दो चीज़ सेटिस्फाई होनी चाहिए। यानी कि अगर इसके ऊपर, इसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर मैं I1 को प्लॉट करूं और इनका मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो, और एंगल देखो अपोजिट हो गया, ये -90 पे है और ये +90 पे है, दिस इज +90 और ये -90, दोनों एक दूसरे की इक्वल अपोजिट हो गए, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे और दोनों का जो फेजर सम आ जाएगा वो 0 आ जाएगा। तो बेसिकली आपको I1 को क्या करना है, I1 को जो मैग्नीट्यूड करना है वो भी V/5 करना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है कि इक्वल अपोजिट डायरेक्शन एंड इक्वल मैग्नीट्यूड होना चाहिए। तो मैग्नीट्यूड तो इसका ये होना चाहिए, बट इसका डायरेक्शन जो है वो +90 होना चाहिए। यानी कि ये जो है +90, मतलब आपको हम जे लिख सकते हैं यहाँ पे। सो I1 विल बी V/5J। ठीक है, और इसमें कितना करंट फ्लो करेगा, जो I1 है, I1 इक्वल टू, अगर आप इस इक्वेशन से निकालेंगे तो V/5J माइनस JXC। तो आपको ये चीज़ बनानी है, तो आप कैसे बना सकते हो, सिंपल है कि आप दोनों को इक्वल कर दो। तो यहाँ पे अगर इक्वल करते हो तो यू कैन राइट दिस, मैं यहाँ पे इसको क्लीन कर लेता हूँ। सो व्हाट यू विल राइट, V/5J इक्वल्स टू V/5 माइनस XC इंटू J, ऐसा आ जाएगा। V and V will be cancel, V and V will be cancel, and this will be J square 5 minus XC equals to 5. So J square equals to -5, sorry, J square equals to -1, तो -1, so 5 minus XC equals to -5, ऐसा भी लिख सकते हैं इसको। So this will be 10 equals to XC, ये आ जाएगा। यहाँ पे XC की वैल्यू मिली, इम्पीडेंस आपका 10J आ गया। यहाँ तक क्लियर हुआ होगा, बस आपको ये पता चल गया। तो आप क्या करो, XC इक्वल्स टू 1/J ओमेगा, मॉड लिखना है तो ओमेगा C, सो दिस वैल्यू इज 10, सो C इक्वल्स टू 1/ओमेगा इज 5 किलो इंटू 10, मीन्स ये तो ऊपर चला जाएगा 1/50 मिली फैरेड। लेकिन आपको माइक्रोफैरेड में पूछ रहा है तो आप क्या करोगे, 1000 डिवाइड बाई 50 माइक्रोफैरेड, सो दैट विल बी 20, सो आंसर विल 20 माइक्रोफैरेड। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगी अगर आप फेजर से सॉल्व करोगे। आप इक्वेशन से भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने इसकी AC की प्रैक्टिस की है तो आप 1 गो में इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की हुई है, तो आपको इतना क्लियर दिख रहा है कि आपको इसके और इसके करंट को अपोजिट करना है। तो एक वोल्टेज है, करंट को मैं अब उनके लिए बोल रहा हूँ जो बहुत प्रैक्टिस कर चुके हैं, पहले उसके लिए बताया जो जिन्होंने बहुत कम प्रैक्टिस की है, थोड़ा बहुत जानते हैं, समझ रहे हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, ऐसा उनके लिए। बट अब उनके लिए जो बहुत प्रैक्टिस कर चुके हैं, अच्छे से उनको नॉलेज है, या बहुत तेज़ी से सॉल्व करने के लिए इसको सबको। तो अगर आपको ये 5J है तो इसको क्या बनाना पड़ेगा, इसको भी 5J बनाना पड़ेगा, आइदर प्लस और माइनस, मतलब आपको मैग्नीट्यूड देखना है भाई। ठीक है, 5J अगर हम इसको बनाते हैं तभी तो हम बोल सकते हैं कि दोनों में करंट सेम होगी, क्योंकि आपको करंट सेम करना है, बट डायरेक्शन अपोजिट करना है। तो यहाँ अगर 5J है तो यहाँ -5J होना चाहिए, सिंपल है ना। तो अगर -5J होना चाहिए, इसका मतलब इसका नेट इम्पिडेंस, मतलब 5J माइनस JXC मस्ट बी इक्वल्स टू -5J। आप बस इतने सॉल्व करके ही ला सकते हैं आंसर, 5 माइनस XC इक्वल्स टू -5, सो XC विल बी 10 एंड ओमेगा विल बी 20 माइक्रोफैरेड। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आई होप ये वाला भी आपको फंडा क्लियर होगा, क्योंकि मेन चीज़ ये है कि आपको ये वोल्टेज सेम दिया हुआ है तो आपको करंट सेम करना है। तो किसी तरीके से आपको इम्पिडेंस सेम करना है इस दोनों ब्रांच का, दोनों ब्रांच का इम्पिडेंस सेम हो गया, बट आपको दोनों कैंसिल करना पड़ेगा, तो डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए। अगर ये 5J है तो यहाँ पे -5J होना चाहिए, दैट्स इट। ओके, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दिस गिवन सर्किट फॉर वोल्टेज V गामा या VY है, VY टू बी 0, मतलब यहाँ का वोल्टेज जो है वो 0 दिया हुआ है, मतलब ये फिक्स है।
ओके। द वैल्यू ऑफ बीटा शुड बी, यहाँ का वोल्टेज जीरो होने के लिए वैल्यू ऑफ बीटा कितना होना चाहिए, आपसे क्वेश्चन पूछे। अच्छा देखो, ये जीरो है और यहाँ भी ये जीरो दिया हुआ है, ग्राउंड दिया हुआ है। ग्राउंड का मतलब क्या होता है, जीरो वोल्टेज, और ये भी जीरो वोल्टेज। ठीक है, तो आप भी सोच रहे हो करंट कैसे फ्लो कर रहा है, तो करंट फ्लो कर सकता है क्योंकि ये करंट सोर्स है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है। ठीक है, तो करंट सोर्स तो हो सकता है। एक करंट सोर्स के क्रॉस जो वोल्टेज दिया हुआ है वो जीरो दिया, ये भी जीरो, ये भी जीरो, मतलब इसके क्रॉस वोल्टेज जो है वो जीरो। ठीक है, तो इससे कुछ कंफ्यूज नहीं होने का, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है आप उसी से इंटैक्ट रहें और उसको क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, अगर ये जीरो है तो यहाँ का वोल्टेज कितना है आप देख सकते हो, ये कितना आ जाएगा, दिस इज जीरो। ये 2 एम्पियर तो करंट फ्लो कर ही रही है, 2 एम्पियर करंट तो इधर जाएगी, इस दोनों में डिस्ट्रीब्यूट भी होगी। ओके, क्योंकि ये करंट सोर्स है। ओके, तो सॉल्व करें, यहाँ पे नोडल लगा सकते हैं वी एक्स पे, सो वी कैन राइट द नोडल हियर बाई नोडल, वी कैन राइट वी एक्स बाई 4 प्लस वी एक्स माइनस 6/1 प्लस वी एक्स माइनस वी वाई दैट इज 0 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 0। अगर आप नोड अप्लाई करें तो यही आएगा। सो सिंपली इट विल बी वी एक्स बाई 4 प्लस वी एक्स बाई 2 इक्वल्स टू 6। सो अगर मैं इसको और सॉल्व करूँ इस तरीके से, तो इंटू 2 ऊपर कर दूँ, ये 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 और डिवाइड बाई 4 कर दूँ। इसलिए क्या है, नीचे चारों 4 आ गए तो हम 4 कॉमन ले सकते हैं। 4, 2 and 1 that is 7 Vx equals to 6, and that value is Vx will be 6 into 4 that is 24/7। आपको Vx वैल्यू मिल गई। अगर Vx मिल गया तो आपको ये पता चल जाएगा कि इस ब्रांच में करंट कितनी जा रही है, राइट, क्योंकि ये जीरो है और यहाँ पे इसकी वैल्यू है 24/7, तो इसमें कुछ करंट ऐसे फ्लो कर रही होगी। इस ब्रांच की जो भी करंट होगी, लेट सपोज वो आई है, तो आई को आप क्या इक्वेशन लिखोगे, आई विल बी वी एक्स माइनस वी वाई डिवाइड बाई 2, क्योंकि वी वाई जीरो है तो 24/7 माइनस 0 डिवाइड बाई 2, दिस विल बी 12/7। ये करंट आ जाएगी। अब ये करंट 12/7 इधर जा रही है, तो इसमें कितनी करंट जाएगी, वो आप अगर केसीएल लगाते हो इस पॉइंट पे तो आप देखोगे जो भी आई है उसमें +2 हो जाएगा, राइट, ये 2 एम्पियर ऐड हो जाएगा। सो लेट सपोज दिस करंट इज आई डैश, आई डैश कितनी हो जाएगी, 12/7 + 2 कितना आ जाएगा, 14, 7 इंटू 2 14, और ये 26 डिवाइड बाई 7, आई डैश आ गया। नाउ अप्लाई केवीएल इन दिस ब्रांच, क्योंकि हमें निकालना क्या है, बीटा। तो अगर केवीएल हम यहाँ पे लगाते हैं तो क्या लिखेंगे, बीटा वी एक्स, करंट ऐसे आई डैश लिया तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, +3 इंटू आई डैश। अब यहाँ पे मैं मानता हूँ कि आप लोगों को केवीएल वगैरह लगाना आता होगा, नहीं आता हो तो आप दूसरे वीडियोस को देख सकते हैं जहाँ पे केवीएल बताए गए हैं। ये बहुत बेसिक चीज़ होती है, यहाँ के गेट के क्वेश्चंस को डील कर रहा, और मैंने कुछ कोशिश भी किया कि केवीएल आपको बताऊँ, ताकि जो न्यू हैं, एकदम नए हैं चैनल पे, या जिन्होंने कभी केवीएल सॉल्व नहीं किया तो उनके लिए भी हेल्पफुल हो। ठीक है, अब यहाँ से वी एक्स की वैल्यू आपको पता है कि वी एक्स की वैल्यू हमने निकाल रखी थी, कितनी आई थी, 24/7। सो बीटा इंटू 24/7 इक्वल्स टू -3 इंटू 26/7। 7 7 कैंसिल हो गया, और 3 को इससे कैंसिल करोगे तो यू विल गेट द 8। सो फ्रॉम हियर बीटा इक्वल्स टू -26/8। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 26/7 -3.25। ठीक है, आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा। थोड़ा सा क्वेश्चन कैलकुलेटिव था, आपको कैलकुलेशन करना था। ठीक है, ओके, अच्छा क्वेश्चन था बीटा की वैल्यू निकालने के लिए। तो आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन हो गया। सो पावर इनपुट टोटल मीन्स नॉट इलेक्ट्रिकल सर्किट, एनालॉग अगेन, यस, दिस इज द इलेक्ट्रिकल सर्किट क्वेश्चन। इलेक्ट्रिकल सर्किट का ये क्वेश्चन है, और ये 2 मार्क्स का आपसे ये पूछा है सर्किट में। In the circuit, switch S, this switch S is closed in the closed position for a long time, बहुत समय से ये क्लोज था,
इफ इट इज ओपन एट टी इक्वल्स टू 0 पे इसको ओपन किया गया, देन व्हाट इज द आई एल इन एम्पियर। तो पहली चीज़, सर्किट जब ये स्विच जब क्लोज है तो सर्किट एनालिसिस कर लो। ये स्विच क्लोज मतलब ये शॉर्ट सर्किट, इसमें करंट देखो, ये रेजिस्टेंस है, ये इंडक्टर है, तो करंट इसमें कितनी सेटअप हो जाएगी। आपको पता है कि जो इंडक्टर होता है वो स्टडी स्टेट में कैसा बिहेव करता है, एज ए शॉर्ट सर्किट। स्टडी स्टेट में वो शॉर्ट सर्किट तो बिहेव करता है, तो आप इसको शॉर्ट कर लेंगे एंड ये शॉर्ट हो गया, तो इसमें करंट कितनी आ जाएगी, इस प्लान से निकाल लोगे, सो करंट विल बी 10 एम्पियर। ठीक है, बहुत पहले से क्लोज रखा है कि मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेके 0 तक की बात है। ये अब यहाँ पे जब क्लोज किया गया था तो ये इसका इनिशियल स्टेट था। ठीक है, ये इसका इनिशियल स्टेट था। अभी क्या है, ये इसका स्टडी स्टेट है इस स्विच का। इस स्विच को क्लोज करने के बाद ये जो इंडक्टर है इसके लिए स्टडी स्टेट है। तो यहाँ से चार्ज होना शुरू हुआ, अगर आप ग्राफ सोचोगे, चार्ज होना शुरू हुआ, होते 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 इस पॉइंट तक फुल्ली चार्ज हो चुका है, और ये वैल्यू कितनी है, 10 एम्पियर। ठीक है, इस तरीके का। अब मैंने ये कैसे लिख दिया, आपको ये मैं लास्ट वीडियो में बताया भी था कि अगर ये स्विच ऑन है तो कैसा सर्किट बनेगा, एक रेजिस्टेंस और एक इंडक्टेंस। तो एक अगर ये आर है और ये एल है और ये वी है, तो इसके लिए इसमें जो करंट की इक्वेशन आती है वो क्या आती है, करंट की इक्वेशन आएगी आपकी वी बाई आर 1 माइनस ई रेस टू माइनस टी बाई टाउ, वेयर टाउ इज एल बाई आर इक्वलेंट। लास्ट वीडियो मैंने आपका ये बताया था, आप वहाँ से देख सकते हो। तो आप इसको अगर देखोगे तो ये वी बाई आर तक फाइनली ये चार्ज होगा। इस ग्राफ भी कैसा बनेगा, एक्सपोनेंशियल राइजिंग इस तरीके का, जो कि 0 से शुरू होगा और 10 एम्पियर तक जाएगा। अब किसी ये पॉइंट क्या है, दिस इज माइनस इन्फिनिटी, यहाँ से शुरू हुआ, अब कहीं किसी पॉइंट टी इक्वल्स टू 0 पे ये अब सर्किट चेंज हो गया। कैसा हो गया, इस स्विच को ओपन कर दिया तो सर्किट कैसा हो गया, इसको हटा दो। आफ्टर t इक्वल्स टू 0 द सर्किट विल बी लुक लाइक ये तो ओपन हो गया, इसका कोई मतलब नहीं। यहाँ से ओपन होने के बाद ये जो चीज़ है, एक रेजिस्टेंस और एक वोल्टेज आपका सर्किट में इंसर्ट हो गया। ओके, तो अब इसके लिए आप कैसे इक्वेशन लिखोगे, ठीक है, इसके लिए इक्वेशन मैंने फिर वहीं बताया था लास्ट में, कि लास्ट जो वीडियो था, किसी भी इंडक्टर की करंट का इक्वेशन लिखोगे कैसे लोगे, आई इन्फिनिटी माइनस आई ज़ीरो ई रेज टू माइनस टी बाई टाउ अगेन। अब यहाँ पे आई इन्फिनिटी क्या है, आई इन्फिनिटी वो है जब आप स्विच को ओपन कर दिए, स्विच को ओपन करने के बाद सर्किट कैसा हो रहा है, ये यहाँ से ऐसा, ये इस तरीके का सर्किट होगा। तो आप देखो इसमें 10 वोल्ट 30 वोल्ट एक साइड आ रहे हैं, और 4 और 1 5 ओम रेजिस्टेंस आ रहा है, और एक इंडक्टर है। फाइनली क्या होगा, इंडक्टर तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा ना, तो इसमें स्टडी स्टेट में करंट कितनी फ्लो करेगी, तो आई एल स्टडी स्टेट विल बी व्हाट, 10 प्लस 30 दैट इज 40 वोल्ट डिवाइड बाई 5 ओम। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 एम्पियर करंट फ्लो करेगी। ये बात एकदम क्लियर हो गई, आपकी स्विच ओपन हो चुका है, अभी ये वोल्टेज सोर्स और रेजिस्टेंस जो है पिक्चर में आ गया। तो आई इन्फिनिटी कितना आ जाएगा, सिंपल 8 माइनस, और इनिशियल करंट कितनी थी जब आपने स्विच ओपन किया था, जस्ट उससे पहले, तो आप यहाँ देख सकते हैं 10 एम्पियर। तो यहाँ से ये 10 आ जाएगा, और ई रेज टू माइनस टी बाई टाउ। बट यहाँ पे टाउ की वैल्यू कितनी होगी, मैंने आपको बताया था अगेन वही लास्ट क्लास में, कि जो टाउ की वैल्यू आती है वो क्या आती है, एल बाई आर इक्वलेंट। टाउ विल बी एल बाई आर इक्वलेंट, और आर इक्वलेंट जो होता है वो आर टी एच की तरह निकालते हैं। कैसे, इस जो भी इंडक्टेंस लगा, कैपेसिटेंस लगा, उसको ओपन करेंगे, आप इसको ओपन करेंगे, और यहाँ पे आप देखोगे कि आर टी एच क्या है। आर टी एच आप देखो, ये तो शॉर्ट कर दोगे, आर टी एच भी बताया कि जो इंडिपेंडेंट सोर्स को शॉर्ट कर देंगे, वोल्टेज सोर्स है तो शॉर्ट, करंट सोर्स है तो ओपन, तो 1 and 4 दिस विल बी इन सीरीज, सो 5 ओम। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एल बाई आर, एल कितना दिया हुआ है 0.5 हेनरी, और आर की वैल्यू कितनी आ गई 5, सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1/10। सो यहाँ से अगर इक्वेशन में लिखूँ फाइनली, सो 8 माइनस 2 मतलब प्लस 2 ई रेज टू माइनस टाउ की वैल्यू 1/10 दैट इज 10 टी। ये आपका करंट का इक्वेशन होगा, ये ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, तो अगर आप इसके आगे ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ कैसे बनेगा, बेसिकली अगर पूरा मैं ग्राफ बनाऊँ एक बार में, तो ये देखिए इस तरीके से कुछ ग्राफ बनेगा, ये इन्फिनिटी में जा रहा है और ये माइनस इन्फिनिटी का पार्ट है।
कई बार क्वेश्चन में ऐसा होता है कि ग्राफ पूछता है कि आपका ग्राफ कैसा होगा, कौन सा करंट ग्राफ फॉलो करेगा। यहाँ से ये इस तरह से चार्ज होगा और ये 10 एम्पियर पे पहुँचेगा। ये क्या है, आई एल टी, आई एल विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसके बाद ये आपका 8 ये वाला इक्वेशन फॉलो करेगा। इस इक्वेशन को 8 + 2 मतलब t इक्वल्स टू 0 पर 10 है। देन फाइनली किस पर सेटल होगा, जब t टेंस टू इन्फिनिटी हो जाएगा तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस गोज टू 0, बट कितनी वैल्यू बन जाएगी, 8 बच जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं 8 जो वैल्यू हमारी है 8 यहाँ पे सेटल हो जाएगा ऐसा, इस तरीके का। बात समझ में आ रही है, इस तरीके का ड्राफ बनेगा, फाइनली इसकी वैल्यू 8 हो जाएगी। तो एक अच्छा क्वेश्चन था, इसमें आपको आर इक्वलेंट और ये सारी चीज़ें करनी थी जिससे आपको एक अच्छा आइडिया लगता। तो ये क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कह रहा है, इनपुट इम्पीडेंस जेडएस आपको निकालना है इस सर्किट के लिए। तो मैं आपको बता दूं, पहले गेट के सिलेबस में एम करके क्वेश्चंस नहीं आते थे, मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस के क्वेश्चंस नहीं नॉर्मली होते थे, और लिखे आते थे बट लिखा नहीं होता था, सिलेबस में लिखा नहीं था। बाद में ये इंट्रोड्यूस किया गया, उस पर क्वेश्चंस हर साल मतलब 20 में 21 में 22 में एक क्वेश्चन तो आता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ओके, तो इस क्वेश्चन में देखते हैं इम्पिडेंस निकालना है। अगेन इम्पिडेंस निकालने के लिए आप क्या करोगे कि ऐसे क्वेश्चन पे इम्पिडेंस निकालने के लिए यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स, मान लो कोई हमने एक वोल्टेज सोर्स अप्लाई किया जिसकी वैल्यू है वी इनपुट, और अगर सब कुछ लाप्लास में है तो इसको भी आप लाप्लास में ले लोगे, और यहाँ से जो करंट सप्लाई कर रहा है वो भी लाप्लास में ले लोगे जिसकी वैल्यू आई एस ले ली। अब जेड इन क्या होगा, कोई भी इम्पिडेंस क्या होगा, इनपुट इम्पिडेंस इनपुट वोल्टेज डिवाइड बाई जो भी वो करंट सप्लाई कर रहा है। अगर आप ये रेशियो निकाल पाओ तो आप जेड इन के बारे में आराम से बोल सकते हो। अब ये इक्वेशंस कैसे निकाली जाएगी, बी इन बाई आई का रेशियो कैसे निकालेंगे, तो आप सिंपल नेटवर्क सॉल्व करके। तो मैं सॉल्व करता हूँ, आप देखिए यहाँ पे लिखूँगा मैं वी इन एस माइनस 4 आई एस। मैं एस लिखने के बजाय बार बार एस नहीं लिखता हूँ, जस्ट वी इन लिखूँगा ताकि, लेकिन आप समझेंगे कि वो ऐसी है, ठीक है। 4i माइनस 6, दिस इज 6 एल एस होता है आपको, अच्छा यहाँ पे भी कन्वर्ट कर देते हैं। ये 6 का मतलब क्या होता है, 6s। आपको पता है कि कोई भी अगर इंडक्टर है एल है तो उसको हम किससे लाप्लास में लिखते हैं, एस एल से लिखते हैं ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जहाँ भी एल है वो उससे साथ एस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, वैसे 6s और यहाँ पे 4s, और m जो है उसके साथ भी क्या हो जाता है, जैसे m अगर सिंपल दिया हुआ है तो क्या हो जाता है एस एम। सिंपल जैसे इंडक्टर के साथ होता है वैसे म्यूचुअल इंडक्टर के साथ भी होता है। यहाँ क्या आ जाएगा एस, ठीक है 1s। तो यहाँ पे इक्वेशन i इंटू 6s, ओके। नाउ म्यूचुअल, अब आप ध्यान दीजिए, अगर इसमें करंट इंटर कर रही है, ये करंट आई इंटर कर रही है, और हम इसमें मान सकते हैं कोई भी करंट डायरेक्शन आप ले सकते हैं। लेट सपोज करंट डायरेक्शन मैंने ये लिया, दिस इज I1 एंड दिस इज आई माना है तो आई रहने देते हैं। लेट सपोज दिस इज आई डैश। तो अगर आई इंटर करी इस डॉट में तो आई डॉट आई इसमें भी इंटर कर रही है, आई डैश। लेट सपोज इसमें जो करंट फ्लो कर रही है सेकेंडरी में आई डैश करंट फ्लो कर रही है। अब आई डैश करंट भी पॉजिटिव इसके डॉट में इंटर कर रही है, I1 भी डॉट में इंटर कर रही है। तो कभी भी अगर ऐसा सिचुएशन हो कि दोनों के डॉट में करंट इंटर करे, आप इसको बोलोगे पॉजिटिव एम केस। और उस केस को सॉल्व करने के लिए जब आप इक्वेशन लिखोगे केवीएल का, तो यू विल राइट एम को पॉजिटिव, दैट एम इज 1, दैट इज एस, 1 को आपने लाप्लास में कन्वर्ट कर दिया, दैट इज एस इंटू अपोजिट डायरेक्शन करंट। अपोजिट मतलब जो उसका दूसरा ब्रांच है, जो उसके दूसरे ब्रांच में करंट फ्लो कर रही है, जो प्राइमरी से कपल्ड है, ठीक है। तो दिस इज आई डैश इक्वल्स टू 0। अब ये इक्वेशन कंप्लीट हुई। तो आज मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार फिर से। वोल्टेज था ही, रेजिस्टेंस में ड्रॉप हुआ 4i, इंडक्टेंस में सेल्फ इंडक्टेंस की वजह से ड्रॉप हुआ S6i, म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से ड्रॉप हुआ क्योंकि करंट हमने दोनों में डॉट में इंटर ली हुई है, m की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और SI डैश अपोजिट करंट आएगी क्योंकि इसकी वजह से ये इसकी वजह से इसमें म्यूचुअल कपलिंग हो रही है इस करंट की वजह से, ओके। तो यहाँ पे आप इक्वेशन क्या लिखोगे, V in माइनस
4+6si माइनस एस आई डैश 0। इक्वेशन एक आ गई आपकी ये। दूसरी इक्वेशन कैसे लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या लिखेंगे, माइनस, सेकंड इक्वेशन में लिख रहा हूँ, माइनस, एस इसको हटा दीजिए, इसके लिए केवल लिखेंगे तो क्या आएगा, माइनस आई डैश इंटू S4, सेल्फ इंडक्टेंस की वजह से, म्यूचुअल की वजह से क्या आएगा, माइनस एम अगेन पॉजिटिव दैट इज एस इंटू आई। फिर अब ये करंट इधर जा रही है, करंट इधर जा रही है, हम क्या लिखेंगे, -5i डैश इक्वल्स टू 0। नाउ सॉल्व दिस, सो व्हाट विल द y 5 प्लस 4s i डैश इक्वल्स टू एस आई। सो दिस इज इक्वेशन 2, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। सो v इनपुट माइनस 4+6s, आई की वैल्यू हमें निकालना क्या है, v इनपुट डिवाइड बाई आई, ये हमें निकालना है। तो आई के टर्म में हम सारी चीज़ें लेते हैं, तो आई यहाँ पे है ही माइनस एस आई डैश की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, यहाँ से लिख लेंगे, क्या आ जाएगा, आई डैश विल बी माइनस एस आई डिवाइड बाई 5+4s इक्वल्स टू 0। बस आपको ये इक्वेशन सॉल्व कर लेना है, यू विल गेट द आंसर। सो v इनपुट डिवाइड बाई आई, ये दोनों उधर चला जाएगा, सो 4+6s प्लस एस स्क्वायर डिवाइड बाई 5+4s, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सो दिस विल बी, मैं यहाँ लिख दूँ 20 प्लस 16s प्लस 24, this will be 24s square, 24s square plus 30s plus s square डिवाइड बाई 4s प्लस 5। अब इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो लिखेंगे तो क्या आएगा, अच्छा देखिए यहाँ प्लस हो ना, यहाँ पे माइनस आएगा, सो दिस वैल्यू इज माइनस माइनस एस स्क्वायर, माइनस एस, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। सो 20 प्लस 16s एंड 30, 16 और 30s देते हैं 46s प्लस 24 माइनस 1 दैट इज 23s स्क्वायर डिवाइड बाई 4s प्लस 5। सो दिस विल बी Zn। आई होप ये क्लियर होगा, एक लंबा क्वेश्चन था, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए विल बी द आंसर, ओके। तो एक अच्छा क्वेश्चन था जिसमें म्यूचुअल कपलिंग के बारे में बात की गई थी, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे डायरेक्शन अलग लिया है, जैसे कि इसमें करंट एंटर कर रही है और इसमें करंट निकल रही है, इन दैट केस एम विल बी, जो भी एम है वो निगेटिव आएगा, ठीक है। अगर आपने दोनों में करंट डायरेक्शन बाहर लिया हुआ है, जैसे ये भी बाहर और ये भी बाहर, तो एम विल बी पॉजिटिव, ठीक है। ये एकदम आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। सो ए विल बी द आंसर। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका ये है, थ्री फेज का क्वेश्चन नंबर 39। थ्री फेज वोल्टेज इज अप्लाइड टू द लोड, द फेज सीक्वेंस आर वाई बी, व्हाट इज द रेशियो ऑफ आई बी एंड आई आर। तो आई बी और आई आर का रेशियो क्या होगा, इसकी मैग्नीट्यूड का पूछा हुआ। तो बेसिकली क्या ये आर है, ये बी है एंड दिस इज वाई। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिंपल आप ये देख सकते हो कि थ्री फेज वोल्टेज आपको बैलेंस वोल्टेज अप्लाई किया गया है। जब थ्री फेज बैलेंस वोल्टेज अप्लाई किया गया है तो आप यहाँ पे ये देख सकते हो कि ये जो बैलेंस वोल्टेज है, तो ये भी क्या, जो थ्री फेज का न्यूट्रल होगा ये भी न्यूट्रल होगा, और यहाँ पे दैट विल बी आर एन, दिस विल बी वाई एन एंड दिस विल बी,
ठीक है, तो यहाँ पे ये आर हो गया, ये बी हो गया, एंड दिस इज वाई। तो अगर बैलेंस लोड अप्लाई किया गया तो आर वाई बी में मैग्नीट्यूड सेम होगा और दोनों तीनों जो फेज हैं वो एक दूसरे से 120 डिग्री अपार्ट होंगे। ठीक है, इतना आपको बेसिक नॉलेज होगा। अब जो भी बी वोल्टेज आपका लगा हुआ है बी फेज का, देखिए यहाँ पे कोई लोड लगा नहीं है, बी फेज में कोई लोड नहीं, तो ये बी जो वोल्टेज है वो डायरेक्टली यहाँ पे अपीयर होगा। और ये आर है, तो इस पॉइंट पे भी आर आएगा। तो इस लोड के क्रॉस, दैट इज 10 ओम माइनस 10 जे जो है, उसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा दैट विल बी वी आर बी। सिमिलरली यही कॉन्सेप्ट अगर आप इधर लगाइए तो वाई पूरा यहाँ पे आएगा और वाई यहाँ पे भी आएगा। यहाँ पे जो वोल्टेज अपीयर होगा दैट विल बी वी वाई बी। वी वाई बी कैसे लिखा, क्योंकि मैंने इसको वाई को हायर माना है। आर बी क्यों लिखा, क्योंकि आर को हायर माना है। इन केस ऑफ एसी रिप्रेजेंटेशन एरो जिधर दिखाते हैं वो वोल्टेज हायर मानते हैं। ठीक है, तो अब हमें रेशियो निकालना है, कौन से करंट का, इस करंट का और इस करंट का रेशियो। ओके, तो सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले वी आर बी कितना होगा, अगर हम फेजर देखें थोड़ा, लाइन टू लाइन फेजर प्लॉट करें, ऐसा कुछ होगा। आर वाई वी आर वाई, ठीक है, आर वाई वी वाई बी वी बी आर, तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है और तीनों एक दूसरे से 120 डिग्री अपार्टेड है। ओके, यहाँ तक आपको क्लियर हो। वी आर बी कहाँ पे है, अगर हम इसको सर्च करें वी आर बी कहाँ पे है, तो वी आर बी वी बी आर के जस्ट अपोजिट होगा। जैसा दिस लाइन विल रिप्रेजेंट वी आर बी, और ऐसे ही वी वाई बी कहाँ होगा, तो वी वाई बी तो हमें ये दिया ही हुआ है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप इसमें करंट निकालो, वी आई आर विल बी व्हाट, वी आर बी डिवाइड बाई माइनस 10 जे विल बी इक्वल्स टू आई आर फिजर क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आई आर विल बी मॉड ऑफ वी आर बी डिवाइड बाई 10 एंगल 90 डिग्री, किससे, आर बी से, आर बी से 90 डिग्री ज़्यादा। ये कितना हो जाएगा, आपको पता है कि टोटल कितना होता है, ये 120, ये वैल्यू कितनी होगी 60 डिग्री, ये तो 120 होता है, 120 और इसका अपोजिट क्या, टोटल 180 होना चाहिए, तो 180 में से 120 गया, इससे 120, तो ये 60 बच जाएगा। अब इससे 90 डिग्री अब आपको बनाना है एक ऐसा वेक्टर जो क्या होगा, आई आर को रिप्रेजेंट करेगा, उसकी वैल्यू कितनी है, वी आर बी को मैं क्या करता हूँ, जितने भी लाइन वोल्टेजेस हैं उनको मैं एक वी मान लेता हूँ, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, वी होगा, तीनों वोल्टेज का, जो तीनों लाइन वोल्टेजेस तीनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है बैलेंस लोड, सो दिस वैल्यू गोज टू वी बाई 10। इतनी बात आपको क्लियर होगी। सिमिलरली अगर वाई बी को देखूँ तो वाई बी का करंट क्या करेगा, लैग करेगा, बिकॉज दिस इज, अगर ये आई आर है तो आई वाई क्या होगा, वी वाई बी वेक्टर डिवाइड बाई 10 जे, सो दिस वैल्यू इज वी वाई बी को मैं वी लिख सकता हूँ बिकॉज सारे लाइन वोल्टेजेस सेम है, डिवाइड बाई 10 एंगल माइनस 90। अब ये वोल्टेज जो होगा, ये करंट जो होगा आई वाई, वो क्या होगा, वाई बी से, वाई बी जो है उससे 90 डिग्री लैग करेगा। ये टोटल एंगल कितना होता है, अगेन ये पूरा एंगल कितना है 120, ठीक है, ये 60 वाली लाइन होती है और इससे 30 डिग्री इधर आएगा, दैट विल बी लाइक दिस, दैट विल बी लाइक दिस, और ये क्या होगा, आई वाई हो जाएगा और ये 90 डिग्री होगा। अगर ये 90 डिग्री है तो ये कितना एंगल होगा, दिस विल बी 30, टोटल 120 है उसमें से 30 निकल गया, तो ये एंगल कितना बचा, ये एंगल कितना बचा, अगेन दिस वैल्यू विल बी 90 डिग्री, इससे 90 डिग्री है, और यहाँ पे ये 90 निकल गया तो ये कितना बचा, ये एंगल। अब ये अगर आपका ये 90 डिग्री है, टोटल 120 90 चला गया तो ये कितना हो, 30 डिग्री ये बचा, टोटल 120 हो गया। ठीक है, तो इतना आपको क्लियर हो गया। अब जो आई बी है, अब जो आई बी है वो क्या है, आई आर और आई वाई का समेशन ही तो है, आई आर प्लस
आई वाई इज नथिंग बट आई आर एंड आई वाई का समेशन, यही तो है आई बी। जस्ट इन अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो अगर इन दोनों का मैग्नीट्यूड हम देखें तो ऐसा हुआ ना कि आई आर एक वेक्टर है, आई आर एक वेक्टर है ऐसा, और आई वाई एक वेक्टर है ऐसा। इसकी वैल्यू कितनी है v/10, तो इससे आई आर, और ऐसे ही आई वाई है जिसकी वैल्यू है v/10, ये आई वाई है, और दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना है 120 डिग्री। तो इनका नेट रिजल्टेंट क्या आता है आपको पता है, कोई भी दो वेक्टर जो सेम मैग्नीट्यूड के हैं और एक दूसरे से 120 डिग्री अपार्टेड हैं तो उनका मैग्नीट्यूड क्या आता है, सेम मैग्नीट्यूड आता है, और उनके जस्ट बीच में लाई करता है। इनका मैग्नीट्यूड क्या आएगा अगेन v/10, और ये क्या हो जाएगा 60, और ये 60, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा v/10। इतनी बात आई होप आपको क्लियर हो रही होगी कि v/10 आता है। अगर आपको ये चीज़ नहीं पता है तो आप पैरेललोग्राम से भी निकाल सकते हो। पैरेललोग्राम में आपका फॉर्मूला क्या होता है, आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू कॉस थीटा। थीटा क्या है, इन दोनों के बीच का एंगल दैट इज 120। ठीक है, 120 आप रखोगे यू विल गेट द आंसर। ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा चीज़ नहीं है, आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे आपको एक इन दोनों का रिजल्टेंट मिल गया आई आर प्लस आई वाई का, दैट इज v/10, और v/10 जो है वो आई बी की वैल्यू आ गई, और आई आर की वैल्यू कितनी है, वो भी v/10 है। तो यानी कि दोनों का मैग्नीट्यूड जो है अगर सेम है उनका रेशियो क्या होगा, सिंपल 1 हो जाएगा। ठीक है, आई होप पूरा पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। फेजर से बनाना बहुत आसान है, और फेजर से अगर आप रखते हो तो बहुत सारे आपके डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। बहुत अगर कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन दिया है तो भी बहुत ईजी हो जाता है, गलत होने के चांस कम हो जाते हैं। तो मेरा आपसे कहना ये है कि फेजर से ज़रूर जाइए, फेजर से सॉल्व करिए और देखिए कि कितनी चीज़ें ईजी हो जाती हैं। और फेजर का आइडिया आपको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि आप जैसे मशीन अगर सॉल्व करोगे, ठीक है, एसी के कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो बिना फेजर के नहीं होगा। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर हुआ होगा। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ये है 40 में कह रहा है मैक्सिमम पावर इज डिलीवर्ड टू द आरएल लोड, इट्स वैल्यू शुड बी। मतलब ये कह रहा है कि आरएल में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो रहा है, तो कितनी वैल्यू होगी आरएल के लिए। ये क्वेश्चन जो है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर का है। तो जब भी कोई लोड है और वो प्योरली रेजिस्टिव है तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कंडीशन क्या होती है कि आर एल मस्ट बी इक्वल्स टू मॉड ऑफ जेड टी एच, और मॉड जेड टी एच क्या है, आप यहाँ से थेवेनिन इम्पीडेंस निकालिए और उसका मॉड ले लीजिए। ठीक है, ये पॉइंट आपको क्लियर होगा, वेरी फेमस इक्वेशंस। तो यहाँ पे आपको मॉड निकालना है, तो क्या मॉड जेड टी एच, इसको ओपन कर देंगे, ओपन करने के बाद सोर्स को शॉर्ट कर देंगे, तो व्हाट यू विल गेट, एक 4 मिली हेनरी, ये तो आपका शॉर्ट हो गया, एक कैपेसिटर और एक रेजिस्टेंस, ऐसा आपको यहाँ पे जेड टी एच निकालना है। So this will be the circuit. This will be 2 ohm. This is 0.5 मिली। सबसे पहले क्या करिए, इसको इम्पीडेंस में कन्वर्ट कर लीजिए। तो 4 मिली ओम, जब भी एल होता है तो क्या लिखते हो, जे ओमेगा एल, एंड व्हाट इज द ओमेगा, ओमेगा इज 1K, 1000 को 4 मिली से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, सिंपल 4 आ जाएगा, 4J आ जाएगा। और यहीं पे आप अगर XC निकालोगे तो XC क्या होता है, 1/J ओमेगा C, 1/J ओमेगा कितना है 10⁻³ 1 किलो, और C की वैल्यू कितनी दी हुई है 0.5 मिली, तो मिली और किलो कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया 2, 1/2 0.5 दैट इज 2, और J का मतलब नीचे है तो माइनस, तो 4J और -2J आ गया। अब ये दोनों क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है, तो इसको इक्विवेलेंट अगर हम बनाते हैं तो दैट इक्विवेलेंट विल बी लुक लाइक दिस। 2 ओम तो ये है ही हमारा, एंड दिस विल बी इक्विवेलेंटली एक इम्पीडेंस ऑफर करेगा जिसकी वैल्यू कितनी होगी 4J - 2J दैट इज 2J। बस आप यहाँ से Z निकाल दीजिए, तो Z विल बी व्हाट, ZTH विल बी, पैरेलल में कनेक्ट है तो ऐसे लिख देंगे 2 + 2J, मल्टीप्लीकेशन देन समेशन। यहाँ पे इसका मॉड ZTH निकालना है तो क्या है 4J डिवाइड बाई 2 + 2J, दिस विल बी
इसका मॉड अगर हम निकालते हैं तो 4 तो ऊपर आ जाएगा और नीचे क्या आएगा 2√2, ये कैंसिल हो जाएगा, तो दैट विल बी 2 और ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो √2। सो मॉड जेड टी एच विल बी √2 मतलब 1.414 और यही वैल्यू आर एल की होनी चाहिए। अगर ये आर एल की वैल्यू होती है तो हमारा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा। ठीक है, आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। तो सबसे पहले वही चीज़ निकालनी चाहिए आपको कि जेड टी एच, या जेड टी एच आप निकाल लेते हो तो आपका यहाँ पे आसान काम हो जाता है। ओके, और ये कंडीशन बिल्कुल आपको दिमाग में रखनी है कि अगर ये आर एल लोड है तो जेड टी एच निकाल के इसका मॉड कर दीजिए। अगर आपको यहाँ पे कोई जेडल दिया हुआ है, मतलब आर एल नहीं है ये जेडल है, तो कोई कॉम्प्लेक्स फ्लो जिसमें आर और सी या फिर आर और एल हो सकता है, तो जेडल मस्ट बी जेड टी एच का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। ठीक है, ठीक है, अब आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट सेशन में देखते हैं। थैंक यू सो मच।